चलिए, तो बजिंग स्टॉक जहां पर होती हैं खबरें, खबरों के चलते जहां पर देखने को मिलता है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे अरुण जी, खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप कि आपको उन शेयरों में खरीदना है, बेचना है, बने रहना है या फिर निकल जाना है। तो चलिए एक करके कंपनी को लेकर के आते हैं। आज बाज़ार बंद है तो हमने कुछ एक शेयर ऐसे निकाले हैं जो कि पिछले हफ्ते या फिर जो बाज़ार जब खुला हुआ था मंडे ट्यूसडे के अंदर, वहाँ पर एक्शन देखने को मिल रहा था, तो उन शेयरों को लेकर के आते हैं। सबसे पहले लेकर के आते हैं येस बैंक की बात करते हैं। येस बैंक को लेकर के आपको बता दें कि पॉजिटिव जो है अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज़ की तरफ से कंपनी की रेटिंग और लक्ष्य में बढ़ोतरी की गई थी। और आपको बता दें कि उसके चलते कंपनी की रेटिंग स्टेबल से बढ़ा करके पॉजिटिव की गई और इसके चलते जो है हम देख रहे थे कि शेयर में काफ़ी अच्छा जो है मजबूती देखने को मिली है। कहा गया मूडीज़ की तरफ से कि अगले 1 से 1.5 साल कंपनी के मुनाफे में बढ़ोतरी की उम्मीद लगातार बनी रहेगी और साथ ही साथ मुनाफा बढ़ने पर कंपनी की रेटिंग फिर से बढ़ाई जा सकती है, ये भी मूडीज़ की तरफ से कहा गया है। और 1 महीने में कंपनी के शेयर में 10% से और ज़्यादा की रैली हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन क्या येस बैंक में अभी भी दम बाकी है? कल दबाव देखने को मिला था, 0.25% गिर के बंद हुआ था। सर, येस बैंक को लेकर के आपकी क्या राय रहेगी? क्या यहाँ पर चीज़ें कुछ सुधरती, कुछ बदलती दिखाई दे रही हैं या आपको लगता है कि अभी जो है एक दायरे में ही शेयर कामकाज करता रहेगा? देखिए, इस बैंक में कुछ पॉजिटिव न्यूज है, कुछ नेगेटिव न्यूज है। पॉजिटिव न्यूज है कि इसमें कई निवेशक ऐसे हैं जो इसमें हिस्सेदारी लेना चाहते हैं। बड़े प्लेयर्स की मैं बात करूं, उसी उसी के दूसरे तरफ ये कहा जा रहा है कि शायद स्टेट बैंक अपनी जो इसमें हिस्सेदारी है उसे घटाकर या तो कम करे या पूरी की पूरी बेच कर निकल जाए। अगर मान लीजिए स्टेट बैंक किसी निवेशक को बेचता है तो इसका इम्पैक्ट बाजार पे नहीं आएगा। अगर कुछ हद तक वो ओएफएस करके बाजार में बेचता है तो उसका इम्पैक्ट शॉर्ट टू मीडियम टर्म में बाजार पर आएगा। अगर आप प्रदर्शन की बात करें तो कंपनी का प्रदर्शन लगातार सुधर रहा है और ऐसा कहा जा सकता है कि अच्छा खासा प्रदर्शन है। आने वाले साल 1.5 साल में इसमें बढ़ोतरी होने की, जहां तक नेट प्रॉफिट परफॉर्मेंस का है, वो एक अप ट्रेंड में रहेगा। जी, चलिए, तो ये बात येस बैंक को लेकर के निकल करके आती हुई और अगली कंपनी लेकर के आते हैं एक पीएसयू कंपनी, वो है एनएलसी इंडिया। और एनएलसी इंडिया पे आपको बता दें कि जो खबर निकल के आई थी वो ये थी कि घाटमपुर के अंदर, कानपुर के पास ही है, घाटमपुर पावर प्लांट में आपको बता दें कंपनी ने कामकाज जो है वो जल्द ही शुरू हो सकता है और इसका कमर्शियल उत्पादन जो है वो 31 जुलाई से शुरू हो जाएगा। ये खबर हमने आपको पहले भी बजनी में बताई थी और इसीलिए उन शेयरों को लेकर के आए हैं जिनमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। दूसरी और तीसरी यूनिट का उत्पादन नवंबर 2024 मार्च 2025 में शुरू होगा। और इसके अलावा घाटमपुर प्लांट से बिजली बेचने पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है ये है कि वो 500 से 600 करोड़ रुपए कंपनी को मुनाफे में बढ़त की उम्मीद है। तो 500-600 करोड़ रुपए मुनाफे में बढ़त की उम्मीद है। इस प्लांट के अंदर करीब 19,406 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, जिसमें कि यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम के साथ जो है जेवी की गई है और दोनों कंपनियों ने मिल करके यहाँ पर निवेश किया हुआ है और 500 से 600 करोड़ रुपए कंपनी को मजबूत मिलने की उम्मीद है। 1 महीने के अंदर 23% की रैली यहाँ पर इस शेयर में आ चुकी है। अब इस रैली के बाद क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पर अभी और दम बाकी है, ये जानने के लिए अरुण जी के पास चलते हैं। अरुण सर, आपकी राय क्या होगी? काफ़ी शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिला है एनएलसी इंडिया के अंदर, क्या अभी ये कॉन्टिन्यूटी बनी रहेगी सर एनएलसी इंडिया में? विपुल जी, अगर इसका चार्ट देखे तो इसने के क्लासिक बॉटम फॉर्मेशन बनाया है, राउंडिंग बॉटम। जो पिछला हाई था 280 रुपए के आसपास, उसमें से एक नीचे जाकर एक 3 से 4 महीने के दायरे में पूरा का पूरा ये जो गिरावट आई थी उसको कवर किया है, पिछले हाई को अब क्रॉस किया है। एक बड़ा अच्छा पैटर्न शेयर ने बनाया है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि शेयर का अप ट्रेंड जो है वो जारी रहेगा और ये शेयर कुछ न कुछ न्यू हाईज आने वाले समय में बनाएगा। स्पीच अब अगली कंपनी लेकर के आते हैं जिसमें कि कल काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिली थी और शौर्य ने इस पर जो है एक खास सेगमेंट भी किया था और वो कंपनी है इरडा।
कल अच्छी खासी गिरावट, परसों अच्छे नतीजे और लगातार 4 दिन की तेज़ी के बाद हमने देखा कि शेयर में जो है वो गिरावट देखने को मिली है कल, और करीब 6% की गिरावट देखने को मिली है। खबर यहाँ पर क्या है, जो कि अभी आपको थोड़ी देर पहले फिलिप कैपिटल के बारे में जो खबर थी वो जो है अरुण सर ने आपको बताई कि फिलिप कैपिटल ने कम शेयर पर जो है सेल रेटिंग दी है और लक्ष्य को 130 रुपये कर दिया है। 130 129 का लक्ष्य यहाँ पर निकल कर के आया, और 4 दिन की लगातार तेज़ी के बाद अब शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। ये गिरावट और कितनी गहरा सकती है, क्या यहाँ पर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसको लेकर के अरुण सर के पास चलते हैं। अरुण सर, आपसे इरिडा के पे काफ़ी बात हो चुकी है, लेकिन ये सेगमेंट हम अलग से अपलोड करते हैं, और जिस तरीके से दर्शकों के सवाल हैं, बहुत लोग बहुत लेट ज्वाइन करते हैं, उनके लिए क्या सलाह रहेगी अभी इरिडा को लेकर के? क्या जिनके पास भी हैं और प्रॉफिट में हैं तो अपना मुनाफा बुक कर लें? विपुल जी, 3-4 चीज दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा। मुझे लगता नहीं पिछले 6-8 महीने में जब भी आपके शो पर आया हूं तो ऐसा कोई दिन गया हो जिसमें कि इरिडा के ऊपर में मल्टीपल सवाल लोगों के नहीं आए हों। इससे साफ जाहिर होता है कि इरिडा की जो शेयर होल्डिंग है वो बहुत ज्यादा डाइवर्स है। इसके अंदर जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है वो बहुत बढ़ चुके हैं, और छोटे छोटे निवेशक के पास भी इसकी शेयर होल्डिंग है। अब जब एक नेगेटिव न्यूज आई है, पहली बार एक नेगेटिव न्यूज आई है शेयर में, 32 रुपए का शेयर आज भी 270 रुपए के आसपास चल रहा है। इसके अंदर में गिरावट जो आएगी आने वाले दिनों में, उसकी रफ्तार थोड़ी सी बढ़ेगी, क्योंकि घबराहट जब बढ़ती है, जब आप जिस भाव में सौदा डालते हो या ऑर्डर डालते हो, उससे देखते देखते 10-20 रुपए नीचे शेयर और चला जाता है। मेरे ख्याल से इसमें फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जो पहले बेच के निकल जाएगा उसे मुनाफा वसूली भी होगी, उसके लॉस भी कम होंगे, क्योंकि अब जब ये रडार से निकल चुका है कि ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, अब इसमें सेलिंग प्रेशर लगातार बढ़ते जाएगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर में प्राइस टू बुक के ऊपर चर्चा की गई है, जो एक बहुत अहम पैरामीटर होता है। उसके तहत ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव बीएफएसआई स्टॉक हो गया था। इसको लेकर ये गिरावट है, और ये कुछ समय, मतलब जो टारगेट है वो यहाँ से आधे से कम का टारगेट है, तो आप सोच सकते हो कि इसमें कितना पेन होना बाकी है। एक और न्यूज इस कंपनी में है कि इसके जो सीएमडी हैं उन्होंने ये कहा है, सरकार से दरखास्त करी है कि उन्हें ग्रोथ कैपिटल और चाहिए, और वो ये चाहते हैं कि कंपनी एक फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स करे जिससे वो पैसा जुटा सकती है अपने कारोबार के लिए। जी, तो इरिडा पर काफ़ी डिटेल में बातचीत हो गई। बहुत सारे दर्शकों के लगातार जो सवाल अब बढ़ रहे थे इरिडा को लेकर के, उम्मीद है आप लोगों को सही सलाह मिल चुकी है, और अगर आप समय रहते निकल जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नीचे आता है, नीचे जब लेना होगा तब भी उस पर बातचीत कर लेंगे। दोबारा हो सकता है कि यहाँ पर मोमेंटम बनता दिखाई दे तो फिर से बात कर लेंगे। अभी के लिए जिनको मुनाफा हो रहा है निकलते जाइए आप लोग। और अब चलते हैं जरा कुछ एक ऐसी कंपनियों के बारे में बातचीत कर लेते हैं जिनके नतीजे अभी आए नहीं हैं, आने हैं, और वहाँ पर क्या रुझान देखने को मिल रहा है। सबसे पहले इन्फोसिस लेकर के आते हैं। इन्फोसिस के अंदर आपको बता दें कि एचसीएल टेक के बाद इन्फोसिस से उम्मीदें ये हैं कि 2% के आसपास कंपनी की आय बढ़ सकती है, और ये 38,800 रुपये रह सकती है, जो कि पिछले क्वार्टर में 37,900 रुपये थी। वहीं अगर मुनाफे की बात करें, मुनाफे में 4% की ग्रोथ संभव दिखाई दे रही है। 6300 करोड़ के आसपास जो है कंपनी का मुनाफा रह सकता है, 6100 करोड़ रुपए के मुकाबले पिछली तिमाही में 6100 करोड़ था। सर, टीसीएस और एचसीएल टेक के नतीजों के बाद आईटी से उम्मीदें थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या इन्फोसिस में कल के दिन कुछ खरीदारी की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं आपको? विपुल जी, टीसीएस के नतीजे आए, उसके बाद एचसीएल टेक के आए, और बाजार में एक अच्छी खासी तेजी हो गई इन शेयरों में। मेरे ख्याल से नतीजे ठीक थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि खराब थे किसी भी हिसाब से, लेकिन जिस हिसाब से बाजार आईटी क्षेत्र का बढ़ा है, जो टीसीएस के और कंपनियों के बढ़े हैं,
सब कुछ फैक्टर इन हो गया है। आप जो आपके स्क्रीन पर अभी आपने एक अनुमानित नतीजे बताए, उसके अंदर में अगर आप 1 महीने की इन्फोसिस की चाल देखें कि शेयर के भाव कितने बढ़े हैं, तो ये जो नतीजे पॉजिटिव आएंगे उससे ज्यादा शेयर में बढ़ोतरी हो चुकी है। शेयर ने एक अच्छा राउंडिंग बॉटम बनाकर शेयर ऊपर आया है और पिछले स्तर पे जो हाई बनाया था उसके पास आ चुका है। मेरे हिसाब से जो कुछ भी उम्मीद थी शेयर से वो ऑलरेडी हो चुका है। इसके अंदर में पिछले जो 4-5 दिन में तेजी आई है आईटी क्षेत्र में, अब मंदी वाले भी कट चुके हैं, तो वो सरप्राइज भी आपको इसमें नहीं मिले। इसमें रिजल्ट के बाद तेजी करना शायद खतरे से खाली नहीं है। रिजल्ट्स के बाद तेज़ी करने की सलाह यहाँ पर नहीं निकल के आ रही है, अरुण केजरीवाल जी का मानना ये है। और अब जरा बाज़ार के दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात कर लेते हैं, वहाँ पर नतीजों से क्या कुछ उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर उम्मीद ये है कि कंपनी की आय में करीब 36% का इजाफा देखने को मिल सकता है और ये 2,81,300 करोड़ रुपए रह सकती है। 2,07,600 करोड़ रुपए का ये आंकड़ा जो है ये पिछले साल था और पिछले साल के मुकाबले 36% की बढ़त देखने को मिल सकती है। आय में मुनाफे की बात करें तो मुनाफे में जो है करीब 3% का इजाफा जो है अनुमानित है और ये 16,400 करोड़ रुपए रह सकती है और 16,000 करोड़ रुपए पिछले साल के नंबर्स देखने को मिले थे। सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे आपकी राय क्या होगी? और काफ़ी सारी खबरें रहीं इस दौरान, जियो को लेकर के काफ़ी सारी खबरें रहीं कि अब आईपीओ को लेकर के काफ़ी बातचीत हो रही है, परिवार में फंक्शन भी हुआ, उनके बेटी की शादी हुई। आपकी राय क्या रहेगी, अभी क्या करना चाहिए? कि रिलायंस के जो नतीजे आएंगे उसमें जो रेवेन्यू में जो बढ़ोतरी दिख रही है ये कच्चे तेल के दाम से लेकर संबंधित होता है, तो मेरे ख्याल से उस नंबर पर जाकर शायद निवेशक कंफ्यूज हो जाता है। अगर आप देखें तो उसके सामने जो मुनाफा है उसके अंदर में महज 3% की एक ग्रोथ दिख रही है। न उसे नेगेटिव तौर पर लिया जाए कि 36% का रेवेन्यू ग्रोथ और 3% का मुनाफा ग्रोथ दोनों एकदम अलग स्थिति पर हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगा कि रिलायंस के नतीजों के साथ में आपको रिलायंस रिटेल, रिलायंस जियो, ये सब जो कंपनियां हैं इनके आपको अलग अलग नतीजे मिलेंगे और कंपनी की जो ग्रोथ आ रही है वो इसके नए सेगमेंट्स में है, खास करके जियो जिसके अंदर में एक उसने प्राइस इंक्रीज दिया था पिछले तिमाही में, कुछ समय का वो उसे लाभ मिलेगा, लेकिन आने वाले तिमाही में पूरे 3 महीने में वो लाभ मिलेगा। मेरे ख्याल से ये जो आप नतीजे जो स्ट्रीट के पास एक अनुमान लगाया जा रहा है, इससे एक सीमित दायरे में 100 रुपए ऊपर 100 रुपए नीचे में रिलायंस की चाल रहनी चाहिए। बहुत बड़ा प्राइस मूवमेंट उम्मीद नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ा प्राइस मूवमेंट की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए रिलायंस के अंदर। और सवाल रिलायंस से जुड़ा हुआ भी आ रहा है, लेकिन फिलहाल के लिए बजिंग स्टॉक्स को यहीं पर समाप्त करते हैं।